30 मार्च 1976 23वें फिल्म फेयर समारोह में जिस फिल्म को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे उसके खेमे में सबसे ज़्यादा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा इसलिए था कि बेस्ट फिल्म से लेकर स्टोरी, एक्टिंग, म्यूजिक सहित करीब 10 कैटेगरीज में नॉमिनेट होने के बावजूद ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को सिर्फ एक, जी हाँ सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड नसीब हुआ, और वो भी बेस्ट एडिटिंग के लिए माधव शिंदे को। 9 नामांकन पाने वाली दीवार और अमानुष जैसी फिल्में ज्यादातर मेन कैटेगरीज के सभी अवार्ड ले उड़ी थी, लेकिन यहाँ सबकी नजर इस शख्स पर थी जिसे रमेश सिप्पी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी जैसे सितारों की भीड़ में शायद ही किसी ने पहचाना हो, और आम आदमी ने तो शायद इनका नाम भी पहले नहीं सुना हो। माधव शिंदे वो फिल्म एडिटर है जिन्होंने शोले, उससे पहले सीता और गीता, और शोले के बाद रमेश सिप्पी की ज़्यादातर फिल्मों की एडिटिंग की थी। और यहाँ उनके जिस काम के लिए फिल्म फेयर मिला वो था भारत की सबसे लंबी, सबसे प्रभावी फिल्म शोले के एक एक सीन, एक एक एक्शन सीक्वेंस को एडिट करके एक कॉम्पैक्ट एक्शन ड्रामा में तब्दील करने का कारनामा। ये काम कितना दुरूह था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शोले की कुल शूट की गई रील्स की लंबाई करीब 3 लाख फुट थी, जिसे काट छांट कर 21,000 फुट और बाद में सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद 18,000 फुट यानी करीब 3.5 घंटे की फिल्म में तब्दील किया गया। आज हम शोले की एडिटिंग के बहाने ही आपको उन दुर्लभ सीन से भी रूबरू कराएंगे जो न चाहकर भी किसी न किसी कारण से फिल्म से हटा दिए गए, वरना फिल्म तो बेतहाशा लंबी होती ही, शायद इसका इम्पैक्ट भी कुछ अलग ही होता। खैर, ये सीन आज भी सिप्पी लैब्स में अपने स्वर्णिम इतिहास की गवाही देते हैं और पर्दे पर न आकर भी अपनी पहचान और अहमियत बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके हैं कि शोले की पूरी शूटिंग बेंगलुरु के पास रामनगरम में करीब 2 साल की अथक मेहनत और लागत से पूरी हुई थी। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि उस दौर में जब डिजिटल कैमरे और एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे, फिल्मों की काट छांट मैनुअल तरीके से होती थी, और दिन भर की शूटिंग के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपने सिनेमेटोग्राफर द्वारिका दिवेचा के साथ एक लोकल सिनेमाघर में जाते जिसे शाम के एक डेली डिस्प्ले के लिए बुक कर लिया गया था। वहाँ वो दिन भर की रशेज या रील को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर देखते और फिर तमाम काट छांट के निर्देशों के साथ ही रील अगले दिन फ्लाइट से मुंबई भेज दी जाती। मुंबई फिल्म सेंटर में माधवराव शिंदे इनकी एडिटिंग करते और रफ कट दोबारा फ्लाइट से बेंगलुरु भेज दी जाती, जहां रमेश सिप्पी उसे फाइनल करते। हालांकि शिंदे भी कई बार बेंगलुरु में बैठकर एडिटिंग करते, लेकिन यहाँ उनका सिनेमेटोग्राफर द्वारका और एक्शन डायरेक्टर जिम एलन के साथ अक्सर कहा सुनी हो जाती कि तुमने ये शॉट क्यों हटाया, वो सीन क्यों छोटा कर दिया। स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने भी कई एडिटिंग तो अपनी स्क्रिप्ट में ही कर दी थी, लेकिन अब उन्हें भी अखर रहा था कि फला सीन कैसे काटा छाटा गया। ये सब कुछ रमेश सिप्पी की रजामंदी या निर्देशों के बाद ही हो रहा था, लेकिन शिंदे तब सिनेमेटोग्राफर, एक्शन डायरेक्टर और राइटर्स की नज़रों में खटक रहे थे। जैसा कि आपको बताया कि शोले की शूट की गई कुल नेगेटिव रील्स की लंबाई करीब 3 लाख फुट हो गई थी, जबकि आमतौर पर रफ कट इससे 15 गुना छोटा होना चाहिए। पहले तो उन सीन पर कैंची चली जिनके रहने या न रहने से मूल कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर कैंची चली स्लो मूवमेंट सीन पर, यानी बातचीत, आवागमन या ऐसे ट्रांजिशनल शॉट जिन्हें शॉर्टकट में निपटाया जा सकता था। इसके बाद कई दौर की बैठकों में तय किया गया कि खून खराबा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कहीं इससे पब्लिक का टेस्ट न बिगड़ जाए, ऐसे में हिंसक सीन घटाने चाहिए। और यहीं डायरेक्टर और एडिटर की कलाकारी काम आई, जो आने वाली फिल्मों के लिए नजीर बन गई। यानी हिंसा दिखे कम, महसूस हो ज़्यादा। और आसान भाषा में कहें तो सीन ऐसे काटे जाए कि यहाँ तो कट जाएं लेकिन दर्शकों के दिमाग में अंकित हो जाएं। मसलन ठाकुर का हाथ काटने वाला सीन रफ कट में पूरी तरह हाथ कटते दिखाया गया था, लेकिन फाइनल कट में आप पाएंगे कि गब्बर तलवार उठाता है और उसके बाद सीधे कट टू नेक्स्ट सीन आ जाता है। इसी तरह मौलवी साहब के बेटे अहमद की हत्या वाला सीन था, जिसे 3-4 मिनट तक खींचा गया था और इसमें बाकायदा दिखाया गया था कि गब्बर और उसके आदमी कैसे निर्ममता से उसकी हत्या करते हैं। लेकिन यहाँ भी कैंची चली। स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया।
इसे डायरेक्टर और एडिटर की मास्टरी ही कहेंगे, क्योंकि ऐसे सीन बिना हिंसा दिखाए भी ज़्यादा हिंसक और आक्रोश पैदा करने वाले थे। 3-4 मिनट का एक और कॉमेडी सीन काट कर निकाल दिया गया, क्योंकि 4 घंटे की फिल्म को हर हाल में 3.5 या 3.25 घंटे तक लाना था। ये सीन था सूरमा भोपाली वाले सीन से जस्ट पहले का, जब जय और वीरू एक ढाबे में खाना खाने जाते हैं और वहां कुल्ली करने को लेकर उसके मालिक के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। मालिक का रोल जाने माने एक्टर डायरेक्टर मारुति राव परब ने किया था। उन्हें पेमेंट तो हुई, पर वो पर्दे पर नजर नहीं आए। इससे अंदाजा लगाइए कि जैसे सांबा कालिया जैसे किरदार जो चंद मिनटों के शॉट से ही अमर हो गए, ऐसे ही कई किरदार इस फिल्म में थे जिन्हें 1-8 मिनट ही नसीब हुआ था और वो भी फाइनल कट में बाहर हो गए। ट्रेन ड्राइवर का रोल करने वाले मुश्ताक मर्चेंट ने एक पारसी का भी रोल किया था, जिसकी मोटरसाइकिल जय और वीरू चुरा कर ले जाते हैं। यह सीन इस गाने से जस्ट पहले था, लेकिन इसे भी काट कर निकालना पड़ा। हालांकि इसकी एक झलक अब भी दिख जाती है। एक ऐसा ही सीन है जिसमें ठाकुर का नौकर रामलाल उसके लिए कील वाले जूते तैयार करता है, जिससे गब्बर को मारना था। ये सीन भी फिल्म से बाहर हो गया। लेकिन ये तो बात हुई डायरेक्टोरियल या एडिटोरियल लेवल की काट छांट की। जब फाइनल कट की कॉपी सेंसर बोर्ड को भेजी गई तो वहां भी तमाम बदलाव सुझाए गए और फिल्म के कई सीन पर कैंची चली गई। ओरिजिनल फिल्म में ठाकुर गब्बर को मार डालता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा ऐतराज इसी सीन पर था कि एक पुलिस ऑफिसर, भले ही वो रिटायर्ड क्यों ना हो, कानून अपने हाथ में कैसे ले सकता है। दोस्तों, वो इमरजेंसी के दिन थे और सरकार ऐसे अराजक संदेश नहीं देना चाहती थी। कई दौर की मीटिंग के बाद समझौता इस बात पर हुआ कि यहाँ पुलिस का दखल हो जो गब्बर को गिरफ्तार करके ले जाए। हुआ भी यही। हालांकि ये ओरिजिनल सीन भी आजकल वायरल है। फाइनल एडिटिंग के बाद फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में करीब 1 महीने का वक्त लगा था। तब बने बनाए साउंड इफेक्ट्स तो थी नहीं, एक एक आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ी। इसमें आर.डी. बर्मन के साथ ही लंदन के टेक्नीशियंस की मदद ली गई थी। 70 mm के भव्य दृश्यों का मजा ही क्या अगर साउंड ही दमदार न हो। ऐसे में पहली बार भारत में स्टीरियोफोनिक साउंड की भी एंट्री हुई। गोली चलने की आवाज हो या कांच टूटने की। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। तांगे की या फिर सीटियों और घंटियों की, सब कुछ बड़ी शिद्दत और टेक्निक से प्रोड्यूस किए गए थे। इसके लिए शोले की साउंड टीम ने काफी वक्त लंदन में गुजारा था। साउंड पर इतने इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा था कि इसे भुनाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने इसके ऑडियो वर्जन के करीब 30,000 रिकॉर्ड्स जारी किए थे, जो बाद में कैसेट्स बनकर भी बाजार में आए और फिल्म के साथ ही इसके डायलॉग्स घर घर में गूंजने लगे। करीब 3 करोड़ के बजट की रिकवरी कैसे होगी, इसे लेकर क्रिटिक्स आशंकित थे, लेकिन फिल्म मेकर्स को पूरा भरोसा था। 15 अगस्त 1975 को इसकी रिलीज से पहले पहली बार मुंबई के चौपाटी पर एक होर्डिंग लगी, जिस पर लिखा था ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड एंड ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। एक किताब में जिक्र मिलता है कि 20-22 लाख प्रति टेरिटरी रेट को महंगा बता रहे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स को जीपी सिप्पी ने कहा था कि ये फिल्म 10 साल तक सिनेमाघरों से नहीं उतरेगी। और आगे का इतिहास आप सबको पता है दोस्तों, फिल्म आज तक लोगों के दिलो दिमाग से नहीं उतरी। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते इसे लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।